नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 का ये हमारी दुनिया बुक का इकाई 4 का परिवहन चैप्टर है। इसका पहला भाग हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ से जाके इसके पहले भाग को देख लें। आज हम लोग रेल परिवहन से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सड़क परिवहन को और परिवहन को पढ़ा है। परिवहन किसको कहते हैं ये भी मैंने उस वीडियो क्लास में बताया है आपको। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लें और उसके बाद फिर इसको देखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। रेल परिवहन में क्या है बच्चों, रेल परिवहन यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन है। माल ढुलाई और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेल परिवहन जो है, रेल यातायात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान है जिसमें लगभग 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इस रेल परिवहन में कितने 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। देश में रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के लिए 16 मंडलों में बांटा गया है जिसमें रेलवे बोर्ड नियंत्रण रखता है। इसको 16 मंडलों में बांटा गया है क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में इस रेलवे का जाल बिछा हुआ है। बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मंडल कार्यालय अवस्थित है। बिहार में मध्य पूर्व का रेलवे का जो मंडल है वो बिहार में अवस्थित है। विक्रमशिला, लिच्छवी, मगध, श्रमजीवी, सीमांचल, अर्चना, महाबोधि एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस बिहार से खुलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं। ये सभी ट्रेनों के नाम हैं जो बिहार से खुल के दूसरे प्रांतों को, दूसरे राज्यों को जाती हैं। आजकल तो युवा एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों से भी ज़्यादा द्रुतगामी दुरंतो एक्सप्रेस हो गई है जो देश को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ती है। ये जो दुरंतो एक्सप्रेस है ये सबसे फास्ट ट्रेन है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, एक हिंदुस्तान के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ती है। झारखंड से कोयला, लोहा, बॉक्साइट जैसे भारी खनिज, असम से पेट्रोलियम पदार्थ तथा पंजाब हरियाणा से अनाजों का परिवहन रेलवे ही सस्ता और सुगम बनाती है। रेलवे के द्वारा क्या होता है, खनिजों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण और अनाजों का एक जगह से दूसरे जगह माल ढुलाई जो होता है वो रेलवे के द्वारा बहुत ही सस्ता और सुगम हो पाता है। पैलेस ऑन व्हील्स, हिमालयन क्वीन, डेक्कन ओडिसी जैसी ट्रेनें पर्यटन को बढ़ावा देती है। ये जो ट्रेनें हैं ये पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, विदेशी पर्यटक के आकर्षण का केंद्र है। इन ट्रेनों को कुछ इस ढंग से डिज़ाइन किया गया है कि ये पर्यटक के लिए, जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। रेलवे समय समय पर देश के अंदर अनेक तीर्थ स्थानों को जोड़ने वाली ट्रेनें भी चलाती है। आप लोगों में से कितनों ने रेल की यात्रा की है, शिक्षक ने बीच में ही पूछा। सभी बच्चों ने हाथ उठा दिया। बहुत अच्छे। पहली रेलगाड़ी कब चली? सब चुप। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई। हिंदुस्तान में सबसे पहला ट्रेन कब चला? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच में, जिसकी दूरी कितनी है? 34 किलोमीटर है। ये शिक्षक ने बताया। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं पाइपलाइन परिवहन में। आइए अब मैं आपको पाइपलाइन परिवहन के बारे में बताता हूँ। मैंने आपको इससे पहले के वीडियो क्लासेस में बताया है कि पाइपलाइन क्या होता है। पाइपलाइन से पेट्रोलियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया जाता है जिसमें कि वो निर्बाध रूप से वो कार्य होता है। सड़क या रेल मार्ग से या फिर वायु मार्ग से
कभी कभी अवरोध भी उत्पन्न होता है, किसी कारणवश सड़क जाम होता है, किसी कारणवश रेलवे ट्रैक जाम होता है, या फिर हवाई परिवहन में किसी कारणवश हवाई अड्डे जाम होते हैं। लेकिन ये जो पाइपलाइन होती है इसमें कभी वो जाम की स्थिति नहीं होती है और वो निर्बाध रूप से बिना रुकावट के वो चलते रहता है। क्या आपने कभी पाइपलाइन देखा है या सवारी की है? उन्होंने प्रश्न पूछा। सभी बच्चे चुप, सबने नहीं में सिर हिलाया। शिक्षक मुस्कुरा उठे, बोले, बच्चों, हम में से कोई भी इस परिवहन का उपयोग नहीं करता। वस्तुतः यह ज़मीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें होती हैं जिनकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल एवं गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। अभी बिहार में हर एक जगह नल जल की योजना है, तो ये जो नल जल की योजना है ये पाइपलाइन के द्वारा हर एक घरों को जल से जोड़ा गया है। बिहार में बरौनी, उत्तर प्रदेश के मथुरा और हरियाणा के पानीपत में स्थापित तेल शोधक कारखाना में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति ऐसे ही पाइपलाइनों के जरिए होती है। क्या है? बिहार के बरौनी में जहाँ तेल शोधक कारखाना है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में और हरियाणा के पानीपत में जो तेल शोधक कारखाने हैं वहाँ पेट्रोलियम पदार्थ कैसे आते हैं? वो पाइपलाइन के माध्यम से ही आते हैं। सर, क्या ये पाइपलाइनें बिछाना सस्ती है? सूरज, इन पाइपलाइनों को बिछाने में प्रारंभिक खर्च तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इससे रखरखाव में कम दिक्कतें आती है। इस परिवहन में बाधाएं भी कम आती हैं और समय भी कम लगता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। साथ ही परिवहन में सामग्री का नुकसान भी कम होता है। जब हम सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से जाते हैं या हवाई मार्ग से जाते हैं तो सामानों को लोड करना, अनलोड करना या फिर कभी एक्सीडेंट में उसका ख़राब हो जाना, बर्बाद हो जाना, चोरी हो जाना, लेकिन ये पाइपलाइन के द्वारा ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए धीरे धीरे परिवहन का यह मार्ग सस्ता होता जाता है। जब बहुत दिनों तक पाइपलाइन का इस्तेमाल होने लगता है और उसके रखरखाव पे बहुत कम खर्च आते हैं, तब फिर इस पाइपलाइन में जो अधिक खर्च लगे हैं वो भी सस्ते लगने लगते हैं। अब देखिए, जल परिवहन, जल के द्वारा एक नदियों से होते हुए या समुद्र से होते हुए एक जगह से दूसरे जगह पानी के माध्यम से, नाव से, बोट से, स्टीमर से जो सामानों को, यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है उसको जल परिवहन कहते हैं। अच्छा, क्या आप में से कोई जल परिवहन के बारे में बता सकता है? ज्ञान प्रकाश ने हाथ ऊपर कर दिए। ठीक है, आप पूरी कक्षा को जल परिवहन के बारे में बताइए, शिक्षक ने आग्रहपूर्वक स्वर में कहा। ज्ञान प्रकाश कहने लगा, जल परिवहन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक और जल परिवहन और दूसरी समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन जो है वो क्या है? देश के अंदर नदियों के माध्यम से जो एक जगह से दूसरी जगह सामान की ढुलाई होती है। और दूसरा क्या है? समुद्री जल परिवहन। समुद्र से एक देश से दूसरे देश या फिर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह, अपने ही देशों में भी मालों का आदान प्रदान होता है और यात्रियों का भी सफ़र होता है। आंतरिक जल परिवहन, देश के अंदर नदियों के जल में जहाज़ों का परिचालन किया जाता है और यात्री व माल की ढुलाई की जाती है। देश के अंदर लगभग 15,000 किलोमीटर नौ संचालन जल मार्ग है, यानी नाव के द्वारा, बोट के द्वारा, जहाज के द्वारा 15,000 किलोमीटर का जो है ये जल मार्ग है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में, सदिया से धुबी ब्रह्मपुत्र नदी में, दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोटापुरम से कोल्लम को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। गोदावरी, कृष्णा, सुंदरबन आदि महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग हैं। मैंने पटना में भी गंगा नदी में मालवाहक जहाज देखा है। पूर्वी पटना में गंगा तट पर राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन टर्मिनल है। तो जल के माध्यम से जो परिवहन होता है, जो माल और यात्रियों की ढुलाई होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसको क्या कहते हैं? जल परिवहन कहते हैं। ज्ञान प्रकाश की बातों से शिक्षक बड़े प्रसन्न हुए। पूरी कक्षा ने तालियां बजाई।
ज्ञान प्रकाश ने आगे कहा, समुद्री जल परिवहन भारत की अलग अलग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ लगी हुई है। इन समुद्र तटों पर 12 प्रमुख बड़े बंदरगाह और कई छोटे और मंझोले पत्तन हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सुलभ होता है। बंदरगाह किसको बोलते हैं? जिस तरह से बस स्टैंड, जहाँ पे बस लगता है उसको बस स्टैंड बोलते हैं, जहाँ पे ट्रेनें रुकती है वहाँ उसको स्टेशन बोलते हैं, जहाँ पे हवाई जहाज़ उतरते हैं उसको हवाई अड्डा बोला जाता है। उसी तरह जहाँ से जहाज़ लगते हैं वहाँ उसको बंदरगाह बोला जाता है, और छोटे बंदरगाहों को पत्तन भी बोला जाता है। गुजरात के कच्छ में कांडला पत्तन ज्वारीय पत्तन है। वहीं तूतीकोरिन, नवा सेवा, पाराद्वीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, मंगलोर, मारमा, गोवा इत्यादि प्रमुख बंदरगाह हैं। मुंबई खुला हुआ बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह बोलने का मतलब है कि बंदरगाह को बनाया जाता है, लेकिन मुंबई के क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से वो बना हुआ है, जहाँ माल ढुलाई आराम से होता है और यात्रियों का भी आना जाना सुगमता से हो पाता है, तो वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। मुंबई के इस बंदरगाह में अधिक जहाज़ों के आवागमन के कारण ही इसके निकट एक दूसरा बंदरगाह विकसित किया गया है, जिसे जवाहरलाल नेहरू पत्तन के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन बंदरगाह कहाँ पे है? ये मुंबई में है। गोवा स्थित मारमा गोवा बंदरगाह से देश के कुल निर्यात का आधा लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ये जो मारमा गोवा बंदरगाह है गोवा का, ये कुल निर्यात होने वाले लौह अयस्क का आधा हिस्सा यहाँ से ही निर्यात किया जाता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पत्तन है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम पत्तन चेन्नई है। चेन्नई क्या है? भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम पत्तन है। कोलकाता में खिदिरपुर स्थित डाक में मलेशिया से भारी मात्रा में लकड़ियों का आयात किया जाता है। अब ये जो आप हिंदुस्तान का नक्शा देख रहे हैं, इसमें ये जो समुद्री भाग है हिंदुस्तान के पूरब में, फिर दक्षिण में और फिर पश्चिम में जो ये समुद्री तट हैं, इन सबों पर ये बंदरगाहें हैं, और इन बंदरगाहों से माल की ढुलाई अपने देश के अंदर और अपने देश से बाहर भी की जाती है। इतना कहकर ज्ञान प्रकाश चुप हो गया। शिक्षक ने पीठ थपथपाई, सबने पुनः तालियां बजाई। इसी बीच आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज के शोर ने सबका ध्यान खींचा। प्रिया बोली, सर हवाई जहाज तो वायु परिवहन का हिस्सा है ना? बिल्कुल, हेलीकॉप्टर, जेट से सभी वायु परिवहन के अंतर्गत ही आते हैं। परिवहन के साधनों में ये सबसे द्रुत गति के साधन हैं। द्रुत गति मतलब बहुत तेज गति से ये एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाते हैं। हम सड़क मार्ग से, जल मार्ग से और रेल मार्ग से इतने कम समय में इतनी अधिक दूरी तय नहीं कर पाते हैं जितना हम इन जहाज़ों के माध्यम से कर लेते हैं। यद्यपि यह महंगा है, फिर भी दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से और आरामदायक ढंग से पहुंचाया जा सकता है। पहले वायु परिवहन विशिष्ट लोगों के लिए ही था, यानी खास लोगों के लिए ही था, लेकिन 1953 में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। शुरुआत में एयर इंडिया की हवाई सेवाएं देश से विदेश तक जुड़ी थीं और इंडियन एयरलाइंस घरेलू एवं पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई विमान सेवा थी। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं इससे दुर्गम क्षेत्रों में हवाई यात्राएं उपलब्ध कराती थी। जिन क्षेत्रों में सड़क और रेल मार्ग नहीं होती हैं वहाँ पे हवाई मार्ग के द्वारा सामानों का और यात्रियों का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना होता है। लेकिन आजकल हवाई सेवाएं निजी कंपनियां द्वारा भी चलाई जा रही हैं, जो घरेलू और पड़ोसी देशों के लिए भी उपलब्ध हैं। किंगफिशर, डेक्कन, जेट, इंडिगो इत्यादि प्राइवेट एजेंसियां हैं।
देश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, गया इत्यादि शहरों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध हैं। इन्हीं बातों में हवाई जहाज़ आसमान में ओझल हो चुका था। सभी बच्चे हवाई जहाज़ के सुखद द्रुतगामी उड़ान की कल्पनाओं में खो गए। छुट्टी की घंटी बज चुकी थी। बच्चों की तंद्रा टूटी, यानी जो ध्यान में क्लास में थे बच्चे, उनका ध्यान टूटा। सभी ने शिक्षक को धन्यवाद दिया। कुछ एक बच्चों ने साइकिल निकाली, कुछ एक पैदल सड़क पर चल पड़े। शिक्षक ने भी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। सभी अपने अपने परिवहन के साधनों के साथ सड़क मार्ग पर चल दिए। परंतु मोहन को नदी पार जाना था। उसने नदी किनारे पहुंचकर नाव खोल दी और बीच मझधार में पहुंच गया। आप बताइए, आप घर पहुंचने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल करेंगे? आप जिन साधनों का इस्तेमाल करते होंगे, आप उन साधनों को लिखेंगे। तो आज का ये जो अध्याय था, इकाई 4 का परिवहन का ये दूसरा भाग था, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, और अगर आपसे ये क्वेश्चन आंसर बनाने में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आज के इस क्लास को यहीं पे द एंड करते हैं और मिलते हैं हम इसके अगले अध्याय में।